हेलो स्टूडेंट, सितारे सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th साइंस पढ़ेंगे, जो 2024 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु से टकरा कर अपने माध्यम में वापस लौटती है तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन है कि इसके नियम को भी लिखना है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब सभी एक समान होंगे, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होंगे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस में सबसे पहले निम्नलिखित अंतर है। पहला, अवतल लेंस का अगर बात किया जाए तो अवतल लेंस की को अपसारी लेंस कहते हैं, जबकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और इसका तीसरा अंतर है, जो अवतल लेंस सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अगर उत्तल लेंस की बात कहा जाए तो वो काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अगला सवाल है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसके सहमात्रक को लिखें। तो उसका उत्तर हो जाएगा, लेंस की फोकस दूरी के व्यक्तिक्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? तो लेंस की फोकस दूरी है, उसके व्यक्तिक्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। P यानी पावर ऑफ लेंस, ठीक है। इसका सहमात्रक डायोप्टर होता है। अगला सवाल है, अपवर्तनांक क्या है? इसका उत्तर होगा, किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है तो उसे अपवर्तन कहा जाता है। किसी दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है तो उसे अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक को sin I बटा sin R के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, ओम का नियम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, यदि किसी चालक का ताप अचर हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान इसके सिरों के बीच के समानुपाती होती है, जैसे V बराबर IR, जहाँ V बराबर विभवांतर, I बराबर प्रवाहित होने वाली धारा तथा R बराबर प्रतिरोध होता है। अगला सवाल है, समतल दर्पण में बनाने वाले प्रतिबिंब की विशेषता को लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे सीधे आधा होना आवश्यक होता है। अगला सवाल है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर होगा, उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरण अपवर्तन के फलस्वरूप एक बीम से पर मिलती है। उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बीम पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरण को अभिसारी कर देता है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला सवाल है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। नेत्रों में जब अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष तीन प्रकार की होती है। दृष्टि दोष
तीन प्रकार की होती है, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दूरदृष्टि दोष। पहला है दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस दोष से पीड़ित वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तुएं व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है नहीं है। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट में रखी वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निश्चित दूरी से अधिक दूरी रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जरा दूरदृष्टि दोष। तीसरा जो है जरा दूरदृष्टि दोष। जरा दूरदृष्टि दोष में ना तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अगला सवाल है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है तो उसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है तो वैसी अभिक्रिया नियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अगला सवाल है, सूचक किसे कहते हैं? सूचक, उसका उत्तर हो जाएगा, विलियम में अम्ल व क्षार की उपस्थिति दर्शाता है। इसका रंग, गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं जिसे सूचक कहते हैं, जैसे में हमारा हल्दी। अगला सवाल है, जाइलम और फ्लोएम पदार्थों में वाहन अंतर स्पष्ट करें। जाइलम तथा फ्लोएम पदार्थों के वाहन में अंतर स्पष्ट करें। इसको उत्तर होगा, जाइलम निर्जीव उत्तक है, यह जड़ों से जल और घुले लवण की पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम निर्जीव उत्तक है, यह जड़ों में से जल और घुले हुए लवण पत्तियों तक पहुंचाता है। फ्लोएम जो है वो सजीव उत्तक है, सरजीव लिखा हुआ है लेकिन सजीव उत्तक है। यह पत्तियों में तैयार शर्करा को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। जाइलम ऊपर की तरफ गति में सहायता करता है, जबकि फ्लोएम नीचे की तरफ गति करता है। इसका दूसरा अंतर क्या है? जाइलम ऊपर की ओर गति करता है जबकि फ्लोएम नीचे की ओर गति करता है। अगला सवाल है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? इसका उत्तर होगा, सोडियम जो है अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर क्या वह साधारण ताप पर भी ऑक्सीजन से विक्रिया करके सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो इसका उत्तर होगा, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर साधारण ताप पर भी ऑक्सीजन से विक्रिया कर जलने लगती है। और अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु को खुला रखने पर भी साधारण ताप यानी ऑक्सीजन का थोड़ा सा भी ऑक्सीजन मिलने पर वो जलने लगती है। इसीलिए इसे जल ना जाए, इसलिए इससे बचने के लिए केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। अगला सवाल है, उत्सर्जन की परिभाषा दें। उत्सर्जन की परिभाषा दें। इसका उत्तर हो जाएगा, शरीर की उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न जो होते हैं हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है। अगला सवाल, विरंजक चूर्ण के दो उपयोग को लिखें। तो विरंजक चूर्ण के दो उपयोग इस प्रकार हैं। पहला, पानी पीने वाले पानी के लिए जीवाणुओं को नष्ट करने में विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। दूसरा, न सिकुड़ने वाली ऊन का इसकी सहायता से निर्माण किया जाता है।
नष्ट करने वाली ऊन का इसकी सहायता से निर्माण किया जाता है। अगला सवाल, पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखनी चाहिए? सवाल है, पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए? उसका उत्तर हो जाएगा, तांबे या पीतल के बर्तनों में दही नहीं रखना चाहिए। दही में अम्लीय गुण होता है क्योंकि दही खट्टा होता है। तांबे के साथ दही अभिक्रिया करके लिक्टिस अम्ल होने के फलस्वरूप धातु उत्पन्न बनाते हैं जो दही का स्वाद बदल जाता है। अगला सवाल है, अम्ल एवं क्षार में अंतर स्पष्ट करें। तो अम्ल एवं क्षार में निम्नलिखित अंतर है। पहला, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जबकि क्षार का बात करेंगे तो क्षार की स्वाद कड़वा होती है। अम्ल का पीएच का मान करते हैं तो पीएच का मान 7 से कम होती है, जबकि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीले कर देता है। अगला सवाल है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? इसका उत्तर होगा, अम्ल में घुलन कर आयनों का निर्माण करता है, इसीलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अम्ल जो है घुलकर आयनों का निर्माण करता है, इसीलिए अम्ल का जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है। अगला सवाल है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण के पास दृश्य के रूप में विपरीत क्यों देते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है। इससे ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख लेता है और गाड़ी स्पष्ट रूप से चला भी लेता है। इसकी दृष्टि नेत्र बहुत अधिक होता है, इसलिए हम वाहनों के में उत्तल दर्पण के पास दृश्य के रूप में वरीयता देते हैं। अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों का नाम लिखें। तो विटामिन ए की कमी के कारण जो होने वाला रोग है वो रतौंधी है। रतौंधी दृष्टिहीनता यानी नेत्र प्रॉब्लम जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। इसके कारण रात में दिखाई बहुत मुश्किल होता है। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक किसे कहते हैं? तंत्रिका ऊतक की कैसे क्रिया करती है या कार्य करती है? इसका उत्तर होगा, शरीर के किसी भाग से प्राप्त सूचनाएं तंत्रिका कोशिका द्वारा एक से दूसरे कोशिका में होते हुए मेरुरज्जु तक पहुंचती है। शरीर के किसी भाग से प्राप्त सूचनाएं तंत्रिका कोशिका द्वारा एक से दूसरे कोशिका में होते हुए मेरुरज्जु तक पहुंचती है। मेरुरज्जु द्वारा मस्तिष्क को सूचना पहुंचाने में पर अनुक्रिया होती है। अगला सवाल है, हमें वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर होगा, हमें वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए निम्नलिखित कारण है। पहला, वन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखता है। वन जीवों का आश्रय स्थल है। तीसरा, यह स्थलीय आहार श्रृंखला को बनाए रखने में सहायता करते हैं। चौथा है, यह प्राणी जगत की जातियों को रखने में सहायता करते हैं। अगला सवाल है, कोशीय स्तर क्या है? कोशीय स्तर क्या है? उत्तर होगा, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है और आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण कोशीय स्तर कहलाती है। अगला सवाल है, उत्पादक सब क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा, वे हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से सूर्य के प्रकाश और
क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। वे हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। अगला सवाल है, नुकुलन क्या है? उसका उत्तर होगा, नुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिनमें जीवों की उत्पत्ति जनन के शरीर के धरातल से कायिका फूटने या परवर्ष निकलने के फलस्वरूप होता है, जैसे उदाहरण में ईस्ट पैटर्न। अगला सवाल है, विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बना पाने के कारण अन्य जीव पर आश्रित रहता है, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बना पाने के कारण अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं, जैसे हरे पौधे। यही पूरा क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से रख लें। और लास्ट में एक मोटिवेशनल थॉट, शिक्षा अचानक से प्राप्त नहीं की जा सकती, इन्हें उत्साह और परिश्रम के द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। तो परिश्रम कीजिए, आप लोग सफल होंगे, यही आशा करता हूँ, कामना करता हूँ। धन्यवाद।